नमस्कार, जय हिंद। मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी की मैराथन क्लास, जिसमें कि हम लोग पॉलिटी के ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके पहले अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। इतना क्लियर है? आइए फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य का बजट कहाँ पेश किया जाता है। लेकिन उसके पहले हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल की बात की जाती है। पहला कौन सा? नेशनल इमरजेंसी, हिंदी में राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल नंबर 352। दूसरा कौन सा? प्रेसिडेंट रूल, हिंदी में राष्ट्रपति शासन, जिसकी बात हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 356। और तीसरा कौन सा? फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल नंबर 360। ये 3 आपातकाल की बात हमारे भारत के संविधान में की जाती है, जिसे कि राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अगर आपातकाल की बात करें, कभी आपातकाल किस देश से हमारे देश में लिए गए हैं, तब आंसर होगा हमारा जर्मनी। जर्मनी के संविधान से हमारे यहाँ आपातकाल का प्रावधान लिया गया है, जो कि पार्ट 18 में है, भाग 18 में शामिल है। इतना क्लियर है? अब क्वेश्चन हमारा था क्या? राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य का बजट कहाँ पेश किया जाएगा। तो राष्ट्रपति शासन लागू होने पर सबसे पहली ये बात कि राष्ट्रपति शासन देश में लागू नहीं होता, स्टेट में लागू होता है, मतलब कि राज्य में लागू होता है। और राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य का बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इतना क्लियर है? अगर मैं राष्ट्रपति शासन की बात करूं तो सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1951 में। इतना क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। सेकंड है, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त तो होते हैं। इतना क्लियर है? अब परिसीमन आयोग होता क्या है इसकी चर्चा हम कभी करेंगे। अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अगर राष्ट्रपति की बात करूं, आर्टिकल नंबर 52 में क्या है? राष्ट्रपति है। मतलब कि आर्टिकल नंबर 52 में ये कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो CJI दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे की बात करें, तीसरा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। अगर मैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करूं, मतलब कि इम्पीचमेंट की बात करूं, तो आर्टिकल नंबर 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग है, मतलब कि राष्ट्रपति को हटाने का तरीका। अब महाभियोग होता क्या है, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था महाभियोग के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हैं। इतना क्लियर है? तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आर्टिकल नंबर 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग है, या गया तो इम्पीचमेंट है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इतना क्लियर है? थोड़ा अगला क्वेश्चन देखें। राज्य के राज्यपाल का शपथ प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में वर्णित है। मतलब कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य का राज्यपाल इस प्रकार से, इस तरह से शपथ लेगा। तब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 159 के अकॉर्डिंग राज्य के राज्यपाल शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। अब बात आती है कि राज्यों के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यों के राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो अपना इस्तीफा किसको देते हैं? रेजिग्नेशन किसको देते हैं?
तब हमारा राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को देते हैं। इतना क्लियर है। अगर आर्टिकल नंबर 160 की बात करूं तो आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों की चर्चा कहाँ पर की गई है? आर्टिकल नंबर 160 में की गई है। अगर मैं आर्टिकल नंबर 158 की बात करूं तो राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं कहाँ दी गई है? तो आर्टिकल नंबर 158 में दी गई है। यहाँ तक क्लियर है। अगला देखें, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच एवं फैसले कौन करता है? मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं जांच एवं फैसले कौन करता है? जिसका निर्णय एकदम अंतिम रहता है। तब अब हमारा राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच एवं फैसले कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, या कहे तो उच्चतम न्यायालय करता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर मैं उच्च न्यायालय की बात करूं, आर्टिकल नंबर 214 में क्या है? उच्च न्यायालय है, या कहे तो हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, आर्टिकल नंबर 214 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। अगर पार्लियामेंट की बात करूं, आर्टिकल नंबर 79 में क्या है? तो पार्लियामेंट है। यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। अगर हम लोग समवर्ती सूची की बात करें तब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इतना क्लियर है। अब बात आती यूएसए से हमारे संविधान में क्या लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट लिया गया है, या कहे तो मौलिक अधिकार लिया गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक के है। इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कितनी प्रक्रिया द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है? सबसे पहला यही क्वेश्चन बनेगा कि संविधान संशोधन कितनी प्रक्रिया द्वारा पूर्ण किया जाता है? तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि संविधान में संशोधन 3 तरीके से किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? आप बोलोगे आर्टिकल नंबर 368 में क्या है? संविधान संशोधन है। अगर कभी गलती से पूछ लिया संविधान संशोधन किस पार्ट में है, किस भाग में है, तब आप बोलोगे भाग 20 में है। किस देश से लिया गया है? तो आप बोलोगे साउथ अफ्रीका से लिया गया है। यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का वर्णन है? संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का वर्णन है या कहे तो चर्चा है? तो आप बोलोगे भाग 15 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। भाग 18 में क्या है? तो भाग 18 में आपातकाल है, मतलब इमरजेंसी है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। और भाग 17 में क्या है? तो राजभाषा है। फिर से 18 में क्या है? आपातकाल है। 15 में क्या है? चुनाव आयोग है। 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। 17 में क्या है? राजभाषा है। इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? अगर मैं धन विधेयक की बात करूं तो धन विधेयक के ऊपर मैंने बहुत ही जबरदस्त वीडियो बना के डाल दिया था। अगर आपने देखा होगा तो आप बता दोगे कि धन विधेयक आर्टिकल नंबर 110 में है। धन विधेयक की बात करूं जिसे कि सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। इतना क्लियर है। अगला देखें, उच्च न्यायालय किस भाग में स्थित है? मतलब कि जो हाई कोर्ट है संविधान के किस भाग में आता है? तब आप बोलोगे हाई कोर्ट संविधान के भाग 6 में आता है। हाई कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तब आप बोलोगे आर्टिकल नंबर 214 में क्या है? हाई कोर्ट है। और 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। जो कि सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा तो भाग 5 में, और हाई कोर्ट की बात करेगा तो भाग 6 में। इतना क्लियर है। अगला देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है?
तो आर्टिकल नंबर 158 के अकॉर्डिंग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। यहाँ तक क्लियर है। अगला देखें, राज्य के राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के लिए कौन सा अनुच्छेद वर्णित है। अगर मैं राज्य के राज्यपाल की बात करूंगा जिसपे कि महाभियोग चलाया गया है और वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है, तो सबसे पहली बात, राज्य के राज्यपाल पर महाभियोग लगता ही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल को अलग अलग राज्यों में भिजवाता कौन है, यह कहे तो अपॉइंट कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ उसी राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यह कहे तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देता है, अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, तो राज्यपाल अपना इस्तीफा, अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को देता है। मतलब राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के रहमो करम पर है। इतना क्लियर है। आगे देखें, भारत के संविधान में उल्लेखित न्यायिक रिट कितने प्रकार की होती है। अगर मैं रिट की बात करूं तो रिट होती है कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। रिट हाई कोर्ट भी जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है। अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 226 के अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल नंबर 32 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। रिट क्या होती है आप चैनल में जाके देख सकते हैं। फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया, भारत के संविधान में प्रस्तावना किस देश से ली गई है। अगर मैं प्रेम्बल की बात करूं तो प्रेम्बल भारत के संविधान में यूएसए के संविधान से हम लोगों ने लिए है। अगर प्रस्तावना की भाषा की बात करें तब हमारा राइट आंसर क्या होता, तब राइट आंसर होता ऑस्ट्रिया। लेकिन अभी प्रस्तावना की बात किया है तब हमारा राइट आंसर क्या होगा, यूएसए। यूएसएसआर के संविधान से क्या लिए हमने, तो मौलिक कर्तव्य लिए हैं। पहले कितने थे, 10 थे, अभी कितने हैं, 11 है। जर्मनी की बात करें तो आपको तो पता ही है जर्मनी के संविधान से क्या लिए हैं, आपातकाल लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संसद किस अनुच्छेद में है। अगर मैं इंडियन पार्लियामेंट की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 79 में क्या है, संसद है, जिसके तहत संसद के अंदर 2 हाउसेस आते हैं। पहला कौन सा, एक होता है हमारा लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा किस आर्टिकल में है, 80 में है, और लोकसभा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 81 में है। फिर से भारतीय संसद किस अनुच्छेद में है, आप बोलोगे आर्टिकल 79 में है। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, आप बोलोगे 80 में है। लोकसभा किस अनुच्छेद में है, आप बोलोगे 81 में है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते को निर्धारित करता है। तो केंद्रीय मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते को निर्धारित करता है तो पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि केंद्रीय मंत्रियों को कितना वेतन एवं भत्ता दिया जाना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो केंद्रीय मंत्रियों को शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और केंद्रीय मंत्री, जैसे कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बात करूं, होम मिनिस्टर की बात करूं, अपना इस्तीफा किसको देंगे, तो प्रेसिडेंट को ही देंगे। इतना क्लियर है। अगला देखें, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है। अगर मैं राष्ट्रपति की शपथ की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ है, जो कि कौन दिलाता है शपथ उनको, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब बात आती है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो आपको पता है अभी 33+1 का कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट में। अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, जो बाकी 33 बचेंगे उनमें से जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं आर्टिकल नंबर 53 की बात करूं तो संघ की कार्यपालिका शक्ति मतलब कि एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल नंबर 53 में है राष्ट्रपति की। अगर 61 की बात करूं
तो महाभियोग जैसे कि आपको पता है इम्पीचमेंट किस में है, आर्टिकल नंबर 61 में है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, संसद के दो सत्रों के बीच कितना अंतर हो सकता है? तो संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीने का अंतर हो सकता है। संसद के टोटल 3 सत्र होते हैं, कौन कौन से? बजट, मानसून और शीतकालीन। इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है? जैसा कि मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, रिट 5 प्रकार की होती है। सुप्रीम कोर्ट की बात किया इसमें, तो आर्टिकल नंबर 32 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट रिट जारी करता है। आर्टिकल नंबर 124 की बात करें तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, और आर्टिकल नंबर 214 की बात करें तो क्या है? हाई कोर्ट है। इतना क्लियर है। अगला देखें, भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है? तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। अमेरिका की बात करें तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन जो कि आर्टिकल नंबर 368 में है, कहाँ से लिए गए हैं? साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। यूएसएसआर की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएसआर के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, संसद की कोरम संख्या कितनी होती है? तो संसद की कोरम संख्या 1/10 होती है। अब होता क्या है कोरम? इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था कोरम के ऊपर, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अगर मैं कोरम की बात करूं, संसद के 2 हाउसेस होते हैं, आपको पता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। सबसे हम लोकसभा की ही लेके चलते हैं, ये लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा में टोटल सीट कितनी है? आप बोलोगे 552 है। टोटल सीट कितनी है? 552 है। तो 552 का 1/10 सदस्य, या कहे तो ऐसा कर लो 55 सदस्य। 55 सदस्य अगर लोकसभा में शामिल है तो लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि कार्यवाही शुरू करना है या नहीं करना है या हटाना है ये सब? तो जो लोकसभा का स्पीकर होगा, आदरणीय ओम बिरला साहब, जो लोकसभा के स्पीकर है प्रेजेंट में, तो वो डिसाइड करेंगे कि 552 का 1/10 सदस्य लोकसभा में शामिल है या नहीं है। अगर शामिल है तो सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, अगर शामिल नहीं है तो सदन की कार्यवाही शुरू नहीं होगी। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष 55 में इंक्लूड होगा। अब बोलोगे आप वो क्या होगा? क्योंकि वो भी तो लोकसभा का अध्यक्ष है, या ऐसे समझ लो वो भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसलिए इतना क्लियर है। मतलब लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर 1/10 संसद का कोरम होना चाहिए, या कहे तो गणपूर्ति होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अगला देखिए, उप राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है या नॉमिनेट करता है। लोकसभा की बात करता तब हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में 2 करता है। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं, संसद की बात करूं, तो 2 + 12 कितने हो जाएंगे? 14। संसद की बात करेगा तो 14, राज्यसभा की बात करेगा तो 12, और लोकसभा की बात करेगा तो 2। यहाँ तक क्लियर है। अगला देखें, अब तक संसद में कितने संयुक्त सत्र हुए हैं? संयुक्त सत्र क्या होता है, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 108 में क्या है? संयुक्त सत्र है, जो कि कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। तो अब तक संसद में सिर्फ 3 बार ही संयुक्त सत्र बुलाया गया है। संयुक्त सत्र क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया था। अगला देखें, भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के तर्ज पर बनाया गया है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान के तर्ज पर बनाया गया है। इतना क्लियर है। अगला देखें,
उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद एवं जांच और निर्णय कौन लेता है? तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं, जितनी भी जांच होती है, सबका निर्णय कौन लेता है? तो उच्चतम न्यायालय लेता है, सुप्रीम कोर्ट लेता है। इतना क्लियर है? अगला देखें, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब तक कार्य कर सकता है? तो राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति 6 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अब बोलोगे उपराष्ट्रपति उठ के कहाँ पर आया? राष्ट्रपति की जगह आया। तो उपराष्ट्रपति की जगह कौन बैठेगा? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो उस समय राज्यसभा की सीट कौन संभालेगा? राज्यसभा का उपसभापति संभालेगा। इतना क्लियर है? और इसी 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराना होगा। अगला देखें, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को कम से कम कितने प्रस्तावक एवं कितने अनुमोदक होने चाहिए? ऐसे समझ लो, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के पास कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक अनुमोदक होते क्या है? तो मतलब आपके पक्ष में कितने लोग होने चाहिए। तो आपके मतलब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को कम से कम उसके पास 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक होने चाहिए। मतलब कि 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक आपके पक्ष में होने चाहिए। इतना क्लियर है? अगला देखें, निम्न में से कौन राज्यसभा से प्रधानमंत्री नहीं चुने गए हैं? तो टोटल 4 लोग ऐसे हुए हैं जो कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। मैंने आपको कई बार बताया हूँ, जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं राज्यसभा से भी चुने जाते हैं और लोकसभा से भी चुने जाते हैं। अगर आप एक आम नागरिक हैं तभी भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बशर्ते आपको 6 महीने के अंदर लोकसभा या फिर राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। इतना क्लियर है? तो ऐसे 6 लोग हुए हैं जो कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। कौन कौन? तो इंदिरा गांधी, HD देवेगौड़ा साहब, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये चारों के चारों राज्यसभा से प्रधानमंत्री चुने गए थे। इतना क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में उच्चतम न्यायिक क्षेत्र में आते हैं, मतलब कि इंडिया का जुडिशरी सिस्टम कैसा है? तो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है। उसके नीचे क्या आता है? उसके नीचे क्या आता है? हाई कोर्ट आता है। और उसके नीचे क्या आते हैं? तो उसके नीचे अलग अलग अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। इतना क्लियर है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय क्षेत्र में शामिल है, सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है और हाई कोर्ट भी शामिल है। तब हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। क्योंकि जो इंडिया का जुडिशरी सिस्टम कैसा है? सुप्रीम कोर्ट है सबसे ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या है? हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के नीचे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इतना क्लियर है? अगला देखें, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को ही सौंपता है। इतना क्लियर है? अब बात आती है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, लोकसभा अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओथ लेते हैं, या कहे तो शपथ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ, लोकसभा अध्यक्ष एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी शपथ लेते हैं। और आपको पता ही है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या कहे तो लोकसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है। इतना क्लियर है? अगला देखें, साधारण विधेयक को राज्यसभा कम से कम कितने दिनों तक रोक सकती है? अगर मैं साधारण विधेयक की बात करूं तो साधारण विधेयक को राज्यसभा कम से कम 6 महीनों के लिए रोक सकती है। अब बोलोगे आप 14 दिन क्या है, फिर 14 दिन क्या है? तो 14 दिन अगर यहाँ पर मनी बिल की बात करता, धन विधेयक की बात करता, तब राइट आंसर क्या होता है? 14 दिन। लेकिन अभी साधारण विधेयक की बात किया है, तब राइट आंसर क्या होगा? 6 महीना। इतना क्लियर है? अगला देखें, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई?
तो पहला संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1951 में हुआ था। तभी संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगर मैं 42वें संविधान संशोधन की बात करूं, जिसे कि मिनी संविधान भी कहा जाता है, जिसे कि इंदिरा संविधान भी कहा जाता है, 40 या कहे तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उस समय पीएम कौन था? तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इतना क्लियर है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उनको अपॉइंट कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला देखें, भारतीय संविधान में किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? अगर मैं संघ की बात करूं या कहे तो यूनियन की बात करूं, यूनियन की बात करें तो भाग 5 में क्या है? यूनियन है। मतलब कि संघ के बारे में, संघ सरकार के बारे में बताया गया है। किस भाग में? भाग 5 में। अगर भाग 2 की बात करूं, क्या है? सिटीजनशिप है या कहे तो नागरिकता है। 3 की बात करेगा तो मौलिक अधिकार है। और 4 की बात करेगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है। अगर 4A की बात करेगा फिर क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, आपातकाल का उपबंध निम्न में से कौन से भाग में वर्णित है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था इसी वीडियो में, आपातकाल का उपबंध है जो कि हमारे देश में जर्मनी के संविधान से लिया गया है। किस भाग में है? भाग 18 में है। 21 में क्या है? आपने एक आर्टिकल सुना होगा, आर्टिकल नंबर 370, जो कि जम्मू कश्मीर में पहले लगा था, अभी हट चुका है। वो कौन से भाग में आता है? भाग 21 में आता है। 17 की बात करें राजभाषा है, 20 की बात करें संविधान में संशोधन है। अगला क्वेश्चन देखें, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो राज्य के महाधिवक्ता की बात करें तो अनुच्छेद 165 में क्या है? तो राज्य का महाधिवक्ता है। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने का खर्चा आया था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में टोटल 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। अगला क्वेश्चन देखें, अगला और लास्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग अभी तक कितनी बार लगाया जा चुका है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर अभी तक महाभियोग एक भी बार नहीं लगाया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। इतना क्लियर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूंगा कि 40 में से आपके 30 प्लस से तो हो गई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में पहली बार आए होगे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।